अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये आपके लिए लेक्चर नंबर 8 है जेके एसएसबी इकोनॉमिक्स के लिए। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक ले आया हूं, आपने टाइटल पे देखा ही होगा। इसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इनडिफरेंस कर्व टेक्निक। तो पिछली बार आपने देखा था कि कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता करता था। तो लेकिन किस अप्रोच से आपने देखा था? यूटिलिटी अप्रोच से। आपने देखा था पिछली बार मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से। लेकिन अब देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी में क्या खामियां थी जिनकी वजह से अब इंडिफरेंस कर्व टेक्निक की वजह से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट्स का मानना था कि जो हम कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें कुछ खामियां हैं। वो खामियां सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, जो आज का टॉपिक है ये बिल्कुल एक लाइन बिल्कुल जेकेएसएसबी की क्लियर करेगा ये लेक्चर। ये आज का जो लेक्चर होगा ये एक लाइन प्रॉपरली कवर करेगा सारा, यानी इनडिफरेंस कर्व टेक्निक। अब देख लीजिए, सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व टेक्निक को जो है इसका दूसरा नाम ऑर्डिनल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम हम ये भी कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हो, या इसको ये कहते हैं हिक्स एंड एलन अप्रोच। अब इसको हिक्स और एलन के साथ क्यों जोड़ा गया वो भी अभी बता देता हूं। ठीक है। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जो पिछला वाला मेथड था, यानी जिसमें हमने बेटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पढ़ा यूजिंग किस मेथड से? यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेथड से। उसमें कुछ खामियां है। क्या खामियां है? देख लीजिए क्या किया काम। ये जो एजवर्थ था, ये आप देख रहे FW एजवर्थ, ये इंग्लिश इकोनॉमिस्ट था। और ये जो विल्फ्रेडो पैरिटो, ये इटालियन इकोनॉमिस्ट था। इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी जो हमने इससे पहले किया। कार्डिनल का मतलब होता है जिसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स से मेजर करते थे। कार्डिनल नंबर्स में करते थे ना, अगर आपको याद होगा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम यूटिलिटी को हम बोलते थे, हम मेजर करते थे, उसका वैल्यू बोलते थे 4 यूटिल्स 5 यूटिल्स। लेकिन उन्होंने बोला भाई ये एजम्पशन ही तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूटिलिटी को आप एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या आ गया काम? एजवर्थ पहला बंदा था जिसने इनडिफरेंस कर्व अप्रोच की तरफ थोड़ा बुनियाद डाली, डेवलप कर दी। ठीक है। उसने बोला चलो हम नई थ्योरी बना देते हैं। तो कौन इसमें पहले आ गया जिसने काम किया? एजवर्थ आ गया। उसके बाद एजवर्थ के बाद 1906 में विल्फ्रेडो पैरिटो आ गया। उसने इसी एजवर्थ ने जो अप्रोच बताया उसी को थोड़ा और मॉडिफाई किया। फिर हिक्स आ गया और एलन आ गया, उसने और अप्रोच किया और हिक्स और एलन का अप्रोच माना गया, और उसी अप्रोच का हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व टेक्निक। इसका मतलब मेन जो खामी थी पिछले मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, उसमें यह खामी थी कि वो एनालिसिस यूटिलिटी को मानता था कि वो कार्डिनल है, यानी कि उसको मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स, मगर एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूटिलिटी को मेजर नंबर्स में नहीं कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं, देखिए अगर आपने कप ऑफ टी और आपने कप ऑफ कॉफी लिया, आप ये कह सकते हो कि टी की यूटिलिटी में ज्यादा मजा आ गया एज कंपेयर टू कॉफी। अब कितना मजा आ गया? 4 यूटिल्स मजा आ गया, इसमें 3 यूटिल्स, ये आप नहीं कह सकते हो, है ना। ये प्रैक्टिकल चीज है। आप नंबर्स में यूटिलिटी को नहीं डिफाइन करते हो, आप इसको डिफाइन करते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस। कौन सा कुछ किसमें ज्यादा मजा आया, किसमें कम मजा आया। तो सबसे पहला टॉपिक हम भी यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो होगा स्केल ऑफ प्रेफरेंस। यानी देख लीजिए स्केल ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता है। जो एक रैशनल कंज्यूमर होता है, देख लीजिए रैशनल मतलब होता है जो जिसके पास प्रॉपर्ली दिमाग को यूज करता है, यानी एक रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन की तरफ सोचता है, हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को ऊंचा करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब देख लीजिए स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है। देखिए जो हमारे पास गुड्स होंगे, देखिए मिसाल एक कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर को कोई चीज कंज्यूम करनी है, पता है ये कैसे कंज्यूम करता है? ये वो वाली कॉम्बिनेशन, मिसाल इसको एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट के मतलब कॉम्बिनेशन चूज करने। मिसाल ये 2 प्रोडक्ट भी मिलते हैं, एक प्रोडक्ट, ये हो सकता है ये 2 कंज्यूम करे एक्स के, 1 यूनिट करे कंज्यूम वाई के, हो सकता है ये 3 करे इसके, 2 करे इसके, इसी तरह 4 इसके 2 इसके, है ना, हो सकता है। लेकिन एक कंज्यूमर ठीक है, वही वाली कॉम्बिनेशन
ऑप्ट करेगा, कंज्यूम करेगा, जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। अगर हम इन्हीं कॉम्बिनेशंस को, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम अरेंज करेंगे इन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मिसाल के तौर पर इसकी सेटिस्फैक्शन कम है, इसको पहले रख लिया, उसके बाद इसकी सेटिस्फैक्शन उससे भी ज्यादा है, इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो इससे भी ज्यादा मिलेगी। ये जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को, किसके जरिए से? इन द ऑर्डर ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेटिस्फैक्शन या इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेटिस्फैक्शन। इसको बोलते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्केल ऑफ प्रेफरेंस। अब बिफोर गोइंग इनटू द इंडिफरेंस करू टेक्निक, देयर आर सम assumptions। सबसे पहला, ये assumptions आप हर जगह देखोगे। कंज्यूमर क्या है भाई? रैशनल है, और उसका काम, मकसद ये होता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। दूसरा चीज, ये जो इंडिफरेंस करू टेक्निक थी, इसमें यह बताया गया कि यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी ये कार्डिनल कंसेप्ट नहीं है। कार्डिनल मतलब है इसको आप कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या यूटिलिटी है? यूटिलिटी एक ऑर्डिनल कंसेप्ट है। ऑर्डिनल मतलब होता है इसको आप ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हो। मिसाल आप इसको ऑर्डर में लिखते हो, मिसाल आपने कप ऑफ टी जो है उसको ऑर्डर नंबर 1 रख लिया, कप ऑफ टी, अगर आपने कप ऑफ कॉफी लिया उसको ऑर्डर नंबर 2 दे दिया। इसको बोलते हैं, देखो अब आप कह सकते हो इससे आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, तो इसको पहले लिखा, उसको दूसरा नंबर दिया, है ना, नंबर्स दिया अकॉर्डिंग टू देयर सेटिस्फेक्शन। ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। अब इसका एक और चीज था, देख लीजिए, अगर आपको याद होगा पिछला जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस था, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वो बेस था किस पर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन यहां पर ये जो इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस करू टेक्निक है, ये उस लॉ पे डिपेंड नहीं है। ये किस लॉ पे डिपेंड करता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे यहां पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर बेस होता है? ये इंडिफरेंस करू टेक्निक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सर ये होता क्या है? मैं आगे आपको लेक्चर पूरा देखो, सारा आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सर जी यहां तक तो समझ आ गया, आप बोलिए और भी कुछ assumptions है? इसमें बहुत सारे assumptions है, और देख लो। देखो क्या बोलता है यहां पर, बोलता है एक और assumption, ये जो इंडिफरेंस करू टेक्निक है ये मानता है कि कंज्यूमर जो है ना ये कॉन्सिस्टेंट है अबाउट हिज चॉइसेस। यानी अगर कंज्यूमर एक टाइम के लिए एक्स प्रोडक्ट से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू वाई प्रोडक्ट, ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी टाइम पीरियड में कि ये अब वाई को प्रेफर करने लगेगा और वाई की सेटिस्फेक्शन ज्यादा और एक्स की कम बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कंज्यूमर कॉन्सिस्टेंट है। अगर कंज्यूमर को एक्स वाई से ज्यादा अच्छा वाई एक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है वाई से, तो इसको हमेशा ही इसको मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कभी वाई से अब इसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी देन एक्स, है ना। ये नंबर 1। और नंबर 2, ये जो कंज्यूमर होता है बेटा, इसकी जो चॉइसेस होती है ना, ये एज पर ट्रांजिटिविटी होती है। दैट मींस अगर इसको गुड एक्स की इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है देन वाई, और अगर इसको गुड वाई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है देन जेड, तो फिर खुद से बताओ, तो फिर एक्स से इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है देन जेड, है ना। तो इसका मतलब अगर कंज्यूमर एक्स प्रेफर वाई से एक्स प्रेफर कर रहा है, y से x प्रेफर कर रहा है, और y और z में कौन प्रेफर कर रहा है? y प्रेफर कर रहा है। इसका मतलब अगर इसको x और z देंगे, ये कौन प्रेफर करेगा? ये x प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि x y से प्रेफरेबल है, y z से प्रेफरेबल है। इसका मतलब x तो z से प्रेफरेबल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब इसके बाद एक और चीज, और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, इसको मैंने रेड कलर से लिखा है। ये क्यों रेड कलर से लिखा है? क्योंकि यही एजम्पशन जो है ये सबसे बेसिक एजम्पशन है इंडिफरेंस करू टेक्निक का। सबसे बेसिक एजम्पशंस देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने उसमें क्या पढ़ा था? जितना जितना आप किसी प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे, आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, और एक वक्त आ जाएगा जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। लेकिन इंडिफरेंस करू टेक्निक में हम ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, क्या बोलता है, हमेशा जब भी ये कंज्यूम करेगा ना ज्यादा चीज, मिसाल अगर ये एक्स है,
यहां पर हम एज्यूम करते हैं अगर एक्स के इसने ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज किए, ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज किए, ठीक है, इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। जितने जितने ये किसी चीज के ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेगा उसको इसके ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। जितने जितने प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करेगा उतना उतना इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती जाएगी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, अगर एक कंज्यूमर है, लेट्स सपोज ये 2 एप्पल खरीद रहा है और 5 ऑरेंज खरीद रहा है, इसने खाए 2 एप्पल्स और 5 ऑरेंज। अब इसको थोड़ी इनकम आ गई, थोड़ी बहुत इसको पैसे और मिल गए। अब इसने अगले दिन क्या किया, इसने 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंज लिए। अब बताओ एप्पल्स की क्वांटिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया। एप्पल्स की क्वांटिटी में इजाफा हो गया। इसका मतलब इस थ्योरी के हिसाब से, इस एजम्पशन के हिसाब से, ये जो जब इसने 2 एप्पल्स और 5 ऑरेंज लिए थे और जब इसने 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंज लिए थे, जाहिर सी बात है अब इसमें एक क्वांटिटी एप्पल की इंक्रीज होगी। तो ये थ्योरी बोलता है भाई ये जो अगला वाला प्रेफरेंस है, यानी जब इसने 3 एप्पल और 5 ऑरेंज लिए, इसमें इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी बनिस्बत की जब ये 2 एप्पल और 5 ऑरेंज खाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब इसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल जाएगी। सो यहां पर यह एजम्पशन बहुत ही बेसिक है। अब देख लीजिए, लेकिन जब इसने, आपको अभी समझ लीजिए, अच्छे से समझ लेना बेटा, अभी मैंने क्या बोला, जब इसने क्या किया काम, इसके पास 2 एप्पल्स थे 5 ऑरेंज थे, है ना, 2 एप्पल्स थे 5 ऑरेंज थे। अब इसने क्या किया काम, इसने 3 एप्पल तक पहुंचा, ऑरेंज 5 ही रखे। सिंपल सी बात, इसमें और इसमें ज्यादा किसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन अब ये बोलता है अगर लेट्स सपोज, अब इसको सबस्टिट्यूट करना होगा, लेट्स सपोज इसको ऑरेंज के बदले एप्पल खाने होंगे। लेट्स सपोज ये क्या काम करता है, ये 2 एप्पल खा रहा है, ऑरेंज कितना खा रहा है, ओ ठीक है, ऑरेंज 5 खा रहा है। मान लेते हैं इसकी कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं फिलहाल, हालांकि यहां पे यूटिल्स में नहीं बात करनी चाहिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, 20 यूटिल्स इसको मिल रहे हैं। अब ये बोलता है मैं कुछ ऐसा करूं, मैं एप्पल अब ज्यादा खाना चाहता हूं, लेकिन मेरी यूटिलिटी जो है ना वो ना ही डिक्रीज होनी चाहिए, वो ना ही इंक्रीज होनी चाहिए। इसका मतलब यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए बेटा। देख लीजिए, अगर ये सेम रहेगी इसकी यूटिलिटी, इसका मतलब इसको एप्पल्स इंक्रीज करने हैं, प्लस करने हैं, मगर ऑरेंज माइनस करने हैं। सच दैट जितनी यूटिलिटी इसको एप्पल बढ़ाने से इंक्रीज हो गई, उतनी ही यूटिलिटी इसको ऑरेंज घटाने से डिक्रीज हो जाएगी। सच दैट नेट यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, अगर वो 20 थी तो 20 ही रहेगी। नहीं आ रही है बात समझ, एक बार और समझ लीजिए बात को। मैं बता रहा हूं अगर ये 2 एप्पल्स खा रहा था, 5 ऑरेंजेस खा रहा था, लेट्स सपोज इसकी यूटिलिटी 20 आ रही थी। अब ये बोलता है अब कुछ ऐसा कर लीजिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं, अब मुझे एप्पल ज्यादा खाने हैं, ऑरेंज कम खाने हैं, है ना, मुझे इसको एप्पल्स कम खाने, लेकिन ये बोलता है कि मुझे यूटिलिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यूटिलिटी सेम। फिर उसके लिए क्या करना है, एप्पल्स तो बढ़ाएगा ना, लेकिन एप्पल बढ़ने से टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बोला जितना ये प्रोडक्ट्स को ज्यादा खाएगा उतना यूटिलिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब एप्पल ज्यादा खाने से इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन साथ में अब इसको क्या करना है, ऑरेंज को डिक्रीज करना है। इसका मतलब जितनी यूटिलिटी एप्पल्स के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी, उतनी ही यूटिलिटी ऑरेंज से के घटाने से डिक्रीज होगी। सच दैट जो नेट यूटिलिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसको ग्राफ से समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिफरेंस करो। देख लीजिए, मान लीजिए लेट सपोज अगर इसने 2 से 3 एप्पल अब खाए, 1 एप्पल अलावा खाया, अब इसको लेट सपोज 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, दैट मींस लेट सपोज इसको अब 3 ऑरेंज ही मिल रहे हैं, है ना। अब एक नंबर मिल गया आपको, 2 एप्पल, एक कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, 2 एप्पल 5 ऑरेंज खाना, एक मिल गया 3 एप्पल खाना 3 ऑरेंज खाना, है ना। इन दोनों से आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिल रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स है ना, जब इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है, वो बनाएगा इनडिफरेंस करो। इनडिफरेंस क्यों, इसका मतलब ये जो ये वाला पॉइंट है, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब सेम सेटिस्फेक्शन, इनडिफरेंट, दैट मींस दिस कॉम्बिनेशन इज इनडिफरेंट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिफरेंस करो, यानी कोई फर्क नहीं है।
चाहे आप इस पॉइंट को चूज कर लो, चाहे आप इस पॉइंट को चूज कर लो, दोनों से आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी? सेम ही मिलेगी। अब इसको आप देख लीजिए यहां पे डायग्राम से। सबसे पहले मैंने बोला जब इसके पास दो एप्पल्स खाए, और तो अब उसने कितने एप्पल्स खाए? 5, है ना। सबसे पहले इसने क्या था? इसने 2 एप्पल्स और 5 ऑरेंज, तो 2 एप्पल्स और 5 ऑरेंज, है ना। अब देख लीजिए, अब ये बोलता है मैं एप्पल्स बढ़ाऊंगा। लेट सपोज इसने एप्पल्स 2 से 3 बढ़ाए। अब इसको कितने डिक्रीज करने पड़ रहे हैं? ऑरेंज को 2, यानी इसको अब अगर 3 एप्पल्स खाएगा, ये 5, ये 3, 5 में से अब 2 काटेगा ऑरेंज को, तो 3 ही ऑरेंज बनेंगे। इसका मतलब जितनी यूटिलिटी एप्पल्स के बढ़ाने से बढ़ गई, उतनी ही यूटिलिटी ऑरेंज के घटाने से घट गई, सच दैट टोटल क्या बन गया? कांस्टेंट, सच दैट कोई नेट चेंज आपको दिखी नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको? इनडिफरेंस कर्व। आगे चलिए, अभी सारा आ जाएगा। अब सबसे पहले मैंने आपको अभी बोला, सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व किन से बनता है? मैंने आपको बोला अभी एप्पल्स और ऑरेंज की। देखिए, अब आपको एप्पल्स और ऑरेंज की कॉम्बिनेशन बनानी है, सच दैट आपको सेटिस्फेक्शन सेम आनी चाहिए। देखो, मान लेते हैं आपने एप्पल ए लिया, एक एप्पल लिया, उसकी क्वांटिटी 1 ली, और ऑरेंज लिए 20, आपको कुछ यूटिलिटी मिल गई, लेट्स सपोज यू। अब जितनी भी आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आपको हर पॉइंट्स में सेम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे मिसाल, आपने एप्पल 2 खाए, ऑरेंज 15 खाए, अगेन आपको इतनी ही यूटिलिटी मिल गई। आपने 3 एप्पल्स खाए, 12 ऑरेंज खाए, अब डिक्रीज हो रहा है। क्यों? जितने एप्पल्स आप बढ़ाओगे, इसका मतलब एप्पल बढ़ाने से यूटिलिटी बढ़ जाएगी। वो यूटिलिटी आपको कम करानी है, वो कैसे हो जाएगी कम? क्योंकि सेटिस्फेक्शन सेम आनी चाहिए ना हर किसी चीज से। वो कैसे करोगे? जब आप ऑरेंज की क्वांटिटी को कम करोगे, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर इन सारे कॉम्बिनेशंस को लोगे, कौन कौन आएगा? एक आएगा 1,20, दूसरा आएगा 2,15, 3,12, 4,10, 5,9। ये सारे कॉम्बिनेशंस जो होंगे दो गुड्स के, सच दैट ये कॉम्बिनेशंस जो होंगे ना, जितनी सेटिस्फेक्शन ये प्रोवाइड करेगा, उतनी ही 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 सेटिस्फेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। इन कॉम्बिनेशंस को फिर बोलते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल। सिंपल बात है। इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है? गुड्स के, अगर आपके पास 2 गुड्स के है, 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सच दैट अगर आप उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे, अगर आप उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे, आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो उन कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल। अब सर जी इनडिफरेंस शेड्यूल समझ आया, अब बता दीजिए इनडिफरेंस कर्व भी क्या होता है? बेटा जी, इनडिफरेंस कर्व वो कर्व होती है अगर आप इन्हीं इनडिफरेंस शेड्यूल के पॉइंट्स को, ये 1,20, 2,15, 3,12, 4,10, 5,9, अगर आप इन्हीं को ग्राफ पे प्लॉट करोगे बेटा जी, वही जो ग्राफ बनेगा उस पे जो कर्व, जब हम इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्व, वही बनेगा इनडिफरेंस शेड्यूल। अब देख लीजिए इनडिफरेंस शेड्यूल, नेक्स्ट पेज पे मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए। ये आपके पास था पहला पॉइंट, आर एस टी यू एंड वी। अभी था ना, आप देख लीजिए पीछे वाली स्लाइड देख लीजिए, ये आपके पास था आर एस टी यू वी, है ना, वही यहां पर भी है ना। अब देख लीजिए बेटा, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व होता है जब आप इन्हीं इनडिफरेंस शेड्यूल के कॉम्बिनेशंस को, इन्हीं इनडिफरेंस कर्व के, इनडिफरेंस शेड्यूल के कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ करोगे, यहां पे वो बनेगा इनडिफरेंस कर्व, है ना। ये आपकी डिफरेंस कर्व है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इस इनडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट लोगे, मिसाल ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, मान लेते हैं अगर आपने ये लिया, इसका मतलब आप यहां पे 3 पॉइंट, लेट सपोज 7 क्वांटिटी ले रहे हो एक्स के, और वाई के कितने ले रहे हो? 11, लेट सपोज मान लेते हैं। इसका मतलब जितनी सेटिस्फेक्शन आपको इस पॉइंट से मिलेगी, उतनी सेटिस्फेक्शन इससे भी मिलेगी, उतनी सेटिस्फेक्शन इससे भी मिलेगी, उतनी सेटिस्फेक्शन इससे भी, उतनी सेटिस्फेक्शन इससे भी। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। यानी जितने भी पॉइंट्स इस पर आप लोगे, जितने भी पॉइंट्स लेने का मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, आप एक प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी लोगे, दूसरे प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी लोगे, वही होता है कॉम्बिनेशन। आप इस पर कोई भी पॉइंट चूज कर लो, इसका मतलब आप इस पर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, हर कॉम्बिनेशन से आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब इसके सारे पॉइंट्स इनडिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन। आप चाहे ये पॉइंट लो, 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 सारे जो भी पॉइंट्स आप लेना चाहते हो, सारे से आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ठीक है, तो यही आपके पास इनडिफरेंस कर्व, सिंपल। अब इनडिफरेंस मैप क्या होता है बेटा, सब समझ लीजिए। एक होता है इनडिफरेंस कर्व, दूसरा होता है इनडिफरेंस मैप। जब आप बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व को
जब आप बहुत सारे इंडिफरेंसेस कर्व्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हो ना, वहां पे बनती है फैमिली ऑफ आईसीज। क्या बनती है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। और उन्हीं फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अब समझ लीजिए, जितना 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 आप इंडिफरेंस कर्व के अबो लोगे, उतना उतना आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। इसका मतलब IC1, ये जो ये IC1 है ये वाला, इससे इसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी देन IC2 से, और IC2 की सेटिस्फेक्शन कम होगी IC3 से। सर क्यों? इसका रीजन क्या है? देख लीजिए, अच्छे से सुन लेना रीजन क्या है। रीजन, अब मान लेते हैं मेरे पास ये है, लेट सपोज मैं x की क्वांटिटीज को 5 ले रहा हूं। लेट सपोज यहां पे ऑरेंज है ना, ये एप्पल है, एप्पल की क्वांटिटीज में 5 ले रहा हूं। लेट सपोज ऑरेंज यहां पर कितने यूज हो रहे हैं? लेट सपोज 2। अब जाहिर सी बात है, जब मैं इस पॉइंट पर आ जाऊंगा, इस पॉइंट पर हो 2 से ज्यादा होंगे, लेट सपोज 3। इस पॉइंट पर क्या होगा? लेट सपोज अब ये और ऊपर जा रहा है, दैट मींस 4 ऑरेंज हो रहे हैं। बताओ, जो मेरा IC1 है, IC1 का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 5,2 है ना। उसके बाद IC2 की कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगी? मैं ये समझा रहा हूं कि IC1 की सेटिस्फेक्शन सबसे कम क्यों, IC2 के उससे ज्यादा क्यों, और IC3 से उससे ज्यादा क्यों, है ना। तो यही समझा रहा हूं। देखो, अब IC2 का कॉम्बिनेशन बताइए, इस पॉइंट का क्या है? 5, ये है ना IC2, ये वाला 5,3, सिंपल। अब आ जाइए लास्ट वाला IC3 को, देख लीजिए IC3 यहां पर है, तो इस पॉइंट की कॉम्बिनेशन बता दीजिए। IC3 की कॉम्बिनेशन बन जाएगी 5,4, सिंपल। अब देख लीजिए बेटा, सब में एप्पल सेम आप खा रहे हो, लेकिन पहले वाले में, इसमें आप ऑरेंज 2 ले रहे हो, उसके बाद इसमें 3 ले रहे हो, लास्ट में 4 ले रहे हो। मैंने आपको अभी बोला, जितना जितना आपको प्रोडक्ट्स को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करोगे इंडिफरेंस कर्व टेक्निक में, उतना उतना यूटिलिटी ज्यादा आती है, उतना उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है। इसका मतलब IC1 में कम यूटिलिटी होगी, IC2 में उससे ज्यादा होगी, IC3 में उससे भी ज्यादा होगी। जितना जितना आप ऊपर जाओगे, अगर उससे ऊपर भी हमने IC4 बनाया, उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब जितनी ऊपर ऊपर आपकी इंडिफरेंस कर्व होगी, उतना उतना आप ज्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे। क्लियर है बेटा कि नहीं? अब आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। सर जी, आपने बोला था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बोला था ना मैंने, MRS। मैंने बोला था ये जो थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ये आपको बेस, ये कौन सा लॉ फॉलो करती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोला था कि नहीं? अब देख लीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये लेफ्टविच ने डिफाइन किया था। ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये किसने डिफाइन किया था? ये लेफ्टविच ने डिफाइन किया। देख लो क्या इसने बोला। इसने बताया, अगर ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, ये IC है, इंडिफरेंस कर्व, देख लीजिए। मान लीजिए आप पॉइंट A पर हो, आपने पॉइंट A को चूज किया। पॉइंट A पर आप गुड X कितने ले रहे हो? 2, और गुड Y कितने ले रहे हो? 5। आप देख लीजिए, मान लेते हैं आपने X को इंक्रीज किया बाय 1 यूनिट, आपने X को इंक्रीज किया बाय 1 यूनिट, दैट मींस 3। आपने बोला चलो X को इंक्रीज। आपको पता है, अगर आपको X को इंक्रीज करना है, यूटिलिटी सेम मिलनी चाहिए ना, X को इंक्रीज करना है, X को इंक्रीज करना है, Y तो डिक्रीज हो जाएगा ना, Y तो डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज? आप देख लीजिए, जब ये A से C तक आता है ना, यहां से 2 से 3 तक आ गया, 1 पॉइंट इंक्रीज किया। अब अगर ये पहले 5 था, फिर गुड Y कितने कंज्यूम करेगा? फिर ये 3 करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। सर जी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? X की क्वांटिटी इंक्रीज करने से, X की क्वांटिटी इंक्रीज करने से, X की क्वांटिटी इंक्रीज करने से आप Y की क्वांटिटी को कितना गिव अप करते हो, कितना छोड़ देते हो? X की क्वांटिटी इंक्रीज करने से Y की कितनी क्वांटिटीज, X की कितनी क्वांटिटीज इंक्रीज करने से Y की कितनी क्वांटिटीज आप गिव अप कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वही आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब अगर आप समझ लीजिए, यहां पर आपको बेटा, यहां पर लेट सपोज ये डेल्टा Y है, लेट सपोज आपने डेल्टा X इंक्रीज किया, in the quantity of X you increased by delta X। पहले 2 था, फिर डेल्टा X से इंक्रीज हो गया। पहले आपके पास 5 था, अब डेल्टा Y से डिक्रीज हो गया। इसका मतलब डिक्रीज इन Y to the decrease in X, this will be your marginal rate of substitution।
सर जी इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर इसने x को ज्यादा कंज्यूम किया ना, इसको y को छोड़ना पड़ेगा, यानी सब्स्टिट्यूट है, x और y एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर x इसने ज्यादा लिया ना तो y कम कंज्यूम करना है, अगर x को कम कंज्यूम कर लिया ना y को ज्यादा कंज्यूम करना, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, x और y एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। अगर x को इंक्रीज किया दैट मीन इसने y की जगह ली, अगर y को इंक्रीज किया हमने, इसका मतलब ये x की जगह लेगा, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब, लेकिन एक और लॉ समझ लीजिए, देखिए जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी तरह होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोलता है जितना जितना आप x की क्वांटिटीज को इंक्रीज करोगे, जितना आप इंक्रीज करोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उतना y जो है y उतना डिक्रीज नहीं हो जाएगा, y उतना डिक्रीज नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जितना आप, इसका मतलब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ऑफ x, इट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाता है, यानी जितना जितना आप x को बढ़ाते हो, x की क्वांटिटीज को बढ़ाते हो, अब आपको उतना y गिव अप नहीं करना पड़ता है, अब आपको उतना y गिव अप नहीं। जैसे मिसाल आप यहां से एग्जांपल से समझ लीजिए, यहां पे अच्छा चलिए यहां पे दूसरी एग्जांपल मैंने दे दी है, देख लीजिए क्या एग्जांपल मैंने दी है यहां पे, आप समझ लीजिए। मैंने क्या बोला, जितना आप x को इंक्रीज ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे ना, आपको उतना y ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो आपको इधर, मिसाल आपको इधर 2 से 3 तक जा रहे हो, आप पहले 2 कंज्यूम कर रहे थे, 2 से 3 तक जाने के लिए मार्जिनल रेट क्या था, जरा बताइए MRS क्या था, 2 से 3 तक। इसका मतलब आपको देखना है सबसे पहले y कितना डिक्रीज हो गया, यहां पर मैंने लिखा है 1.5, और x कितना इंक्रीज हो गया भाई 1, इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1.5। सिंपल है ना, सिंपल होगा। अब इसी तरह यानी माइनस में होगा, क्यों, हम करते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है, इनिशियल यहां पे है तो फाइनल इनिशियल तो माइनस 1.5। अब देख लीजिए, अब अगर आप 3 से 5 तक जाओगे, 3 से 5 तक जाओगे तो तब क्या होगा, देख लीजिए, जब आप 3 से 5 तक जाओगे बेटा, तब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कैसी सिचुएशन आएगी, देख लीजिए। अब x क्या बन गया, अब x यहां पर पहुंच गया है ना 5 तक, इसका मतलब ये आपका क्या बन गया, इसको आप समझ लीजिए बेटा, ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, इससे पहले आप a से b तक आए थे, है ना, तो 1.5 आपका निकल गया। अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, अब जरा देख लीजिए, अब कितना y इंक्रीज, x इंक्रीज हो गया बाय 2, y कितना डिक्रीज हो गया, देख लीजिए, सबसे पहले y इधर था, अब y इधर है, दैट मींस ये वाली क्वांटिटी कितनी है, जरा देख लीजिए, ये इतनी क्वांटिटी है, दैट मींस 1.5 है ना, 4.5 यहां पे, 3 यहां पे, तो 1.5, इसका मतलब इसको कैसे करोगे, -1.5 डिवाइडेड बाई डिक्रीज, इंक्रीज कितना हो रहा है 2, सो ये आपको आ जाएगा -0.75। इसका मतलब क्या हो गया, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब जितना जितना आप x के ज्यादा क्वांटिटीज इंक्रीज करोगे, कंज्यूम करोगे, इंक्रीज करोगे, कंज्यूम सॉरी ज्यादा कंज्यूम करोगे, उतना आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये, इसीलिए यही रीजन है बेटा, ये जो IC होती है इंडिफरेंस कर्व, ये कन्वेक्स होती है टू द ओरिजिन। आप अगर इसको देखोगे ना, ये कन्वेक्स होती है। रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि ये आपका जो IC होता है ना, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है। जितना जितना आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते जाओगे, आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस इंडिफरेंस कर्व टेक्निक के, इंडिफरेंस कर्व जो है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले, इंडिफरेंस कर्व मस्ट हैव ए नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब अगर ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व है, मान लीजिए ऐसे, बताता है इसका नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, यानी डिक्रीजिंग स्लोप, ऐसे डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। क्यों, आपको पता है जितना जितना आप x की क्वांटिटीज को इंक्रीज करोगे, आपको y की क्वांटिटीज तो डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। जितना जितना आप x की क्वांटिटीज को इंक्रीज करोगे, देख लो आप यहां पर थे, लेट्स सपोज x की क्वांटिटी यहां पे 2 थी, y की क्वांटिटी 4 थे,
आप बताओ जब आप यहां पर पहुंच जाओगे, लेट सपोज अब यहां पे x है, लेट सपोज 4, बताओ y क्या मिलेगा, y तो आपको कम हो जाएगा ना, लेट सपोज 1.5 मिलेगा। इसका मतलब जितना आपको x ज्यादा बढ़ जाएगा, y आपको घटाना है, और जब आपको y घट जाएगा ना, डायग्राम कुछ खुद ऐसे बन जाएगी। इसका मतलब यही रीजन है। रीजन क्या है, रीजन इसका क्यों है नेगेटिव स्लोप? नेगेटिव स्लोप इसलिए होता है क्योंकि जितना आप x बढ़ाते हो ना, y घट जाता है। सर y क्यों घट जाता है? ताकि इसको सेटिस्फेक्शन सेम मिले, ताकि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ गड़बड़ ना करे। तो इसीलिए क्या करता है काम, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। अब दूसरा मैंने अभी बोला, जो इंडिफरेंस कर्व्स होती है ना, ये कन्वेक्स होती है टू द ऑरिजिन। अगर आपको कोई पूछेगा ये कन्वेक्स क्यों होती है और टू द ऑरिजिन, सिंपल देखो, मैंने इससे पहले भी ऑलरेडी उसमें समझाया है मार्जिनल यूटिलिटी में, तो ये बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए क्या है, फिर बार बार यही चीजें आ जाएंगी। इसीलिए मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, जो मैंने आपको याद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैंने समझाया था कि कनकेव कैसे देखना होता है, कन्वेक्स, वहां मैंने 3 केसेस बनाए थे, कन्वेक्स, कनकेव और स्ट्रेट लाइन। बस उसी के बेस पे यहां पर भी है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई पूछेगा इंडिफरेंस कर्व्स कन्वेक्स क्यों होते हैं, आपको बोलना है बिकॉज जितना जितना प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते जाओगे, एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करोगे, उतना इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, वो डिक्रीज होती जाती है। वही रीजन है ये जो इंडिफरेंस कर्व्स होती है कन्वेक्स होती है। अब दूसरा चीज, इंडिफरेंस कर्व्स जो होती है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सर जी क्यों नहीं कर सकती? देख लीजिए, मान लीजिए ये आपकी इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 है, या कर्व नंबर 2 है, या आपकी कर्व नंबर 1 है। देख लीजिए, लेट सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट सपोज अगर इंटरसेक्ट करेंगे, सर क्यों नहीं कर सकते हैं? मान लेते हैं इसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? ये वाला पॉइंट है जिस जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया। तो चलिए देख लेते हैं, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है, अगर हम इस सेकंड वाली कर्व पे, इस सेकंड वाली कर्व पे जो ब्लू से दिखा रही है, ये वाली, इस पर मैंने 2 पॉइंट्स लिए, C और A लिया है ना। इसका मतलब आपको पता है, जब भी आप इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट लेते हो, उन सारों से सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है? सेम। इसका मतलब A और C आपका बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप देख लीजिए, अब यही C B IC1 पर भी है, इसका मतलब C से जितनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी उतनी ही B से भी मिल जाएगी, क्योंकि C B जो है ये लाई करते हैं IC1 पे। इसका मतलब C से जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतनी A से भी, जितनी C से मिलेगी उतनी B से भी। इसका मतलब ये हो गया ना, जितनी A से मिलेगी उतनी B से भी मिलेगी। लेकिन क्या ये ट्रू है? जरा इसको डायग्राम से देखो, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? जरा देख लीजिए, A कहां पर है? ये तो A यहां पर है, B यहां पर है, दोनों देख लीजिए यहां पर है, दोनों का x सेम है, x सेम 50 है, लेकिन यहां से y कितना है? लेट्स सपोज इसका 20 है, इसका तो 30 होगा। जाहिर सी बात है, a जो है ना, a ऊपर है थोड़ा, a b से थोड़ा ऊपर है, a से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी एज कंपेयर टू b। तो ये स्टेटमेंट कहां ट्रू हो गया? इसीलिए हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है। उसके बाद देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व्स जो होती है, इंडिफरेंस कर्व्स ये कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करती है, यानी ऐसे नहीं होता है। यानी कभी भी आपको ऐसे होता है ना इंडिफरेंस कर्व, ऐसे मैंने बोला था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिफरेंस कर्व कभी इसको ऐसे टच करेगा और इसको टच करेगा ऐसे, ठीक है। क्यों? उसका मतलब ये हो गया, देखिए जब भी आप इसको टच कराते हो ना नीचे, इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन सकता है। देखिए इसका मतलब क्या बनता है, जब भी आपने इसको टच करवाया इसके साथ, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बताता है अब ये y की कुछ ये y अब 0 बन गया और x सारा का सारा यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अब ये खाली एक ही कमोडिटी यूज करेगा। लेकिन ये तो हमने रखा ही नहीं था ना, हमने क्या माना था? हम ये मान के चल रहे थे, एज्यूम कर रहे थे कि कंज्यूमर जो है ना, ये दोनों कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा, खाली एक ही को नहीं करेगा कंज्यूम, इसको दोनों को ही कंज्यूम करना है। इसका मतलब ये हो गया, कंज्यूमर को दूसरी कमोडिटी में लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, दोनों को यूज करना है इसको। अब दूसरा चीज, जितना हायर आईसी होगा, यानी मैंने अभी बोला जितनी आईसी हायर होगी उतनी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगी। ये मैंने अभी एक्सप्लेन आपको कर दिया। अच्छा जी, तो ये आज आपके लिए मैंने बता दिया इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगले क्लास में मैं समझाऊंगा। इस इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से अब आपको इक्विलिब्रियम कैसे देखना है। अगर आपको यह समझना है कि कंज्यूमर को अगर इक्विलिब्रियम पर आना है, मिसाल कोई 2 प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, एक्स और वाई,
अब कंज्यूमर एक्स के कितने का प्रोडक्ट्स यूज करे और वाई के कितने प्रोडक्ट्स यूज करे सच दैट वो इक्विलिब्रियम को अटेन करे, उसके लिए आपको, अब वो हमने पढ़ा ऑलरेडी मार्जिनल यूटिलिटी से, लेकिन अब हमें देखना है इंडिफरेंस करू टेक्निक से हम इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। तो वो हमारा अगला लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में थोड़ा समराइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बस यही बताया कि इंडिफरेंस करू टेक्निक को क्यों लाया गया। अगर हमारे पास ऑलरेडी मार्जिनल यूटिलिटी था, उससे हम निकालते थे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, मगर हमने इंडिफरेंस करू क्यों लाया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को मेजर करते थे इन कार्डिनल नंबर्स और वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंडिफरेंस करू जो कि हिक्स और एलन ने लाया, ज्यादा हिक्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये लाया, उन्होंने बोला इसको कार्डिनल नंबर्स में नहीं ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यानी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। मिसाल उसको वो कोई प्रोडक्ट खाने से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है देन कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट, है ना। तो उसने बोला इसको स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला हमने, फिर हमने बोला अगर आपको, फिर मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं, आईसी शेड्यूल मैंने बढ़ाया था। आईसी शेड्यूल आपको याद होगा, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, आपने लास्ट पे देख रहे हो, आप पहले से देख लीजिए। फिर मैंने आईसी शेड्यूल बताया, फिर मैंने बताया आईसी कर्व क्या होती है, फिर मैंने बताया आईसी मैप क्या होता है, फिर मैंने बताया ये जो आईसी के एजम्पशंस होते हैं, हम क्या एज्यूम करते हैं इस आईसी को बनाने के वक्त, और लास्ट में मैंने बताया इस आईसी के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अब इस लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखना बेटा। अब अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी वो भी इंडिफरेंस करू टेक्निक के साथ ही आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस करू टेक्निक की हेल्प से एक कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्स के कितने क्वांटिटीज कंज्यूम करने हैं और वाई के कितने क्वांटिटीज कंज्यूम करने हैं सच दैट मैं इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाऊं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। अगले लेक्चर में भी इसी को देखना है सच दैट आपके जितने भी क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग अभी होंगे, अभी तो होंगे आपके क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो लेक्चर को आप शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले वीडियो को। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की चैनल को, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके सारे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे साथ साथ। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।